हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार और परिश्रम के बाद हम अपनी नई ट्रिप पर निकले हैं और लैंड कर चुके हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर। लखनऊ से तकरीबन 12 घंटे की फ़्लाइट थी, जिसमें हमारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 7 घंटे का लेओवर था और लखनऊ से हैदराबाद की फ़्लाइट पड़ी हमें ढाई घंटे की और हैदराबाद से पोर्ट ब्लेयर की फ़्लाइट भी लगभग ढाई घंटे की थी। लखनऊ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती है, इसलिए हमको ये लेवर वाली फ्लाइट लेनी पड़ी। लेकिन अगर आप कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद के आस-पास रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाएगी। और एक ख़ास बात ये है कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर एक नेवल बेस है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी प्रोहिबिटेड है, इसलिए हम ज़्यादा फ़ोटो एंड वीडियो नहीं ले पाए। तो चलिए अब चलते हैं, टैक्सी ढूँढते हैं क्योंकि यहाँ पर ओला, उबर नहीं चलती है, तो आप लोकल टैक्सी के ही सहारे हैं। तो क्या रेट है, क्या प्राइस है, वो सब आपको आगे हम बताएँगे। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और एयरपोर्ट के बाहर हैं हम लोग। मेरे राइट हैंड साइड पे एयरपोर्ट है। उमस काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छी क्या मतलब ठीक-ठाक उमस हो रही है। आप देखिएगा मौसम तो धूप बहुत ज़्यादा नहीं है, वेदर भी सही है। उमस की वज़ह से गर्मी लग रही है और होपफुली मौसम साफ रहे। इधर एयरपोर्ट है, देखिए मेरी तरफ, सुंदर एयरपोर्ट है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं अपने होम स्टे के लिए और लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, एयरपोर्ट से। और इसके लिए टैक्सी वाले भैया हमें ₹500 चार्ज कर रहे हैं। थोड़ा मुझे महँगा लगा बट शायद एयरपोर्ट से है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज है। और टैक्सी में इनोवा ली है हमने बिकॉज़ हम लोग इस बार अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो 4 लोग हैं। और सड़क के दोनों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये 36 आइलैंड्स का, जिसमें से 31 इन्हेबिटेड हैं और बाकी आइलैंड्स नॉन इन्हेबिटेड हैं। यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी पोर्ट ब्लेयर है। आप कहीं से भी आइएगा तो पोर्ट ब्लेयर में ही आप लैंड करेंगे। टोटल एरिया अंडमान एंड निकोबार का लगभग 8000 स्क्वायर किलोमीटर है, टू बी प्रिसाइजली 8249 स्क्वायर किलोमीटर। और पॉपुलेशन लगभग 3,80,000 है एज पर 2011 सेंसस। थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो जो चोला किंगडम था उसका एक नेवल बेस था यहाँ पर, मतलब जब वो साउथ ईस्ट एशिया में अपने एक्सपीडिशंस लॉन्च करते थे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एज अ नेवल बेस वो लोग यूज करते थे। यूरोपियंस की बात करें तो यहाँ पे डेनिश सबसे पहली बार आए थे 1755 में। और 1868 में ये आइलैंड ब्रिटिश राज का पार्ट बन गए। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पे बंगाली, तमिल एंड तेलुगु भी अच्छी खासी बोली जाती है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंगाली ही रहते हैं बिकॉज़ जो आज़ादी से पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स उसका पार्ट थे। बाकी अब जैसे-जैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे, वैसे-वैसे देखेंगे कहाँ कितनी किसकी आबादी है और आपको बताएँगे। मंज़िल आ गई है, हमारा होम स्टे सामने दिख रहा है। और ये होम स्टे हमने ऑनलाइन बुक किया था। वैसे तो अंडमान में या फिर कहीं पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे अच्छे होटल्स हैं। जैसे आपको आईटीसी का भी मिल जाएगा और इवन सारी बड़ी चेन्स आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। तो हमने सोचा कि कुछ होम स्टे चेक करते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको कुकिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। किचनेड भी है यहाँ पे। और हम जो यहाँ की ओनर है वो एक मिडल एज्ड लेडी हैं। उनसे हमने बात की और काफ़ी हमें हम्बल लगीं, काफ़ी कोऑपरेटिव लगीं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि हम अर्ली चेक इन कर रहे हैं तो उन्होंने अलाउ किया बिना कुछ कहे, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। सो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है, क्या है और किचन कैसा है, क्या-क्या सामान है। अभी मैंने बनाया चार अंडे वाले मैंने। तो आपका स्वागत है चीफ शेफ श्री आशुतोष कुमार सिंह के साथ। और हम आज बनाएंगे ब्रुशेता। देखो हो गया, और करें? दिखाइए। और करें? नहीं बस। You can take। सो फ्रेंड्स हम अपने होम स्टे से निकल चुके हैं और जा रहे हैं पास वाले चौराहे पर। वहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे और सेलुलर जेल का विजिट करेंगे बिकॉज़ हमारे पास पोर्ट ब्लेयर घूमने के लिए आज की शाम ही है। कल सुबह हमें व्लॉग जाना है। सो हम आज ही सेलुलर जेल देखना चाहते हैं जो कि यहाँ का एक मतलब प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। और लाइट एंड साउंड शो के बारे में ही पता करेंगे, इफ पॉसिबल हुआ तो उसको भी आज ही देखेंगे। तो फाइनली हमें ऑटो मिल गया है
5-10 मिनट का रास्ता है। तो भैया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साढ़े 3-4 तक की लास्ट एंट्री है वहाँ पे। तो होपफुली हम पहुँच जाएँगे और शायद भैया ने बोला है कि जो लाइट एंड साउंड शो है वो हमेशा एडवांस बुक होता है, तो वो पॉसिबली हमें नहीं मिलेगा टिकट। अब क्या है, कैसा है, ये वहाँ जाकर ही मालूम चलेगा। बाकी हमारे दोनों तरफ देखिए आप, यहाँ पे बड़े बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं और ये सेंट्रल पार्क दिख रहा है। सुंदर है काफ़ी, अच्छा है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। इसके इनॉग्रेशन में मोदी जी भी आए थे। सो चलते हैं, देखते हैं कि क्या दिखता है। ट्रैफ़िक भी कंट्रोल्ड है यहाँ पे, उतना ज़्यादा कोई ट्रैफ़िक नहीं है और वेदर भी आज अच्छा है। कुछ-कुछ बदली है तो बहुत धूप नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, उमस अच्छी खासी है। सो दोस्तों, चलते-चलते हम लोग जेल के पास आ गए हैं, सेलुलर जेल के पास और ये आपको सामने दिख रही होगी और अब काफ़ी अच्छा है, सुंदर है जेल तो, काफ़ी मेंटेन करी गई है और ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी प्राइम साइट्स में से है। सो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं टिकट कहाँ मिलता है। ऑनलाइन टिकट मैंने नहीं लिया है, वैसे मैंने सुना है कि ऑनलाइन टिकट भी मिलता है, मैं इन्फॉर्मेशन आपको चेक करके दूँगा बाद में। सामने एक गेट है, मैंने एक लोकल से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ लेफ्ट में आपको टिकट मिलेगा और आगे उधर राइट में एंट्री है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि टिकट की प्राइसिंग तो ख़ैर सही है, ₹30 का टिकट है एक। ये तो मैंने चेक किया था ऑनलाइन गूगल पर, कि लोग आ रहे हैं, भीड़ कम है आज और शाम का समय है, बंद होने वाला है। टाइमिंग तो यहाँ की साढ़े 3-4 ऐसे लिखी हुई थी। टिकट तो हमें मिल गया है लेकिन हमें लाइट एंड साउंड शो का टिकट नहीं मिला। तो सामने एक बोर्ड पे एक नोटिस लगा रखी है उन्होंने उसपे अंडमान टूरिज़्म की एक वेबसाइट लिख रखी है। उसके लिंक से आप जो है ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं एंड लाइट एंड साउंड शो का टिकट ऑनलाइन ही है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा जब भी आप अंडमान आइएगा और ये प्री बुक होता है मतलब 2-4 दिन पहले अगर आप नहीं बुक करेंगे तो सेम डे या नेक्स्ट डे का जनरल टिकट आपको नहीं मिलेगा। और अगर पीक सीज़न में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए लगभग 1-1 हफ्ते की बुकिंग रहती है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं और 2 टिकट ये जो हैं हमको ₹60 पड़े हैं मतलब ये नॉर्मल एंट्री टिकट है। लेकिन लाइट एंड साउंड शो का हमने जो टिकट लिया है वो आज से 4 दिन बाद जब हम यहाँ वापस आएँगे तब का लिया है। तो वो टिकट हमें ₹300 का एक आदमी का है यानी कि 2 लोग का ₹600 का हुआ लगभग। बच्चों का टिकट 150 का है और अगर आप कैमराज़ लाते हैं तो उसका लाइट एंड साउंड शो में तो ख़ैर आपको क मैं बता दूँ कि कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसकी वीडियोग्राफ़ी एंड फ़ोटोग्राफ़ी प्रोहिबिटेड है बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसे जेल के अंदर घूमने के लिए आप कैमरा लाते हैं तो ₹100 आपको वीडियो कैमरे का अलग से देना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, इधर एंट्री है सामने और थोड़ा लाइन लगी हुई है। अब देखना ये है कि कितनी देर में क्या हम घूमते हैं। वैसे तो जेल काफ़ी बड़ी है और मिनिमम आप मान के चलिए अगर आपको आर्कियोलॉजी एंड जो प्राचीन इमारतें हैं, उनमें अगर बहुत ज़्यादा या इतिहास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आपको 1 आवर तो चाहिए ही चाहिए। वरना तो आप ये मान के चलिए 2-3 घंटा आप लेके आइए। इसलिए ये जो जेल है, ये ओपन रहती है पब्लिक के लिए 5 बजे तक। लेकिन टिकट आपको साढ़े 3-4 तक ही मिलता है। क्योंकि अगर 5 तक टिकट देंगे तो फिर आप देख के लौटेंगे कब? तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए आप जब भी आइए, आप ये मान के चलिए कि 3 बजे तक आप कोशिश करिए काउंटर पे आप आराम से पहुँच जाइए ताकि टिकट आप टाइम से ले सकें। और इस जेल में घुसते ही हम लोग आ गए हैं, एक म्यूज़ियम है यहाँ पे सबसे पहले एंट्री पर और इसमें जो काफ़ी आपको जो क्रांतिकारी हैं, जो भारत के वीर क्रांतिकारी हैं, उनसे संबंधित काफ़ी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पुराने लेख, पुराने अखबार, उनकी तस्वीरें आपको मिलेंगी। जैसे काकोरी कांड हुआ था, ऐसे कई सारे यहाँ की घटनाएँ हैं, जिनके बारे में ये बताया गया है और मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है और लेकिन अगर आप इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं भी रखते हैं, तो भी एक मतलब आपको यहाँ आके एक देशभक्ति की फीलिंग आएगी। आपको आप उस उन संघर्षों को जानेंगे, आप उस पैट्रियोटिज़्म को फ़ील करेंगे, आप उस स्ट्रगल को समझेंगे कि कितने सैक्रिफाइस दिए हैं लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। हम लोग बस गिने-चुने 2-4 नाम जानते हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके अलावा बहुत सारे नाम हम लोग नहीं जानते हैं। पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनकी कुर्बानियाँ हैं। तो आप यहाँ आके आप एक जुड़ाव महसूस करेंगे आप मतलब मैं तो अगर श कहूँ तो आप इमोशनल एंड काइंड ऑफ भाव विभोर महसूस करेंगे। तो चलिए इससे बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पूरा कैंपस ही आपको अपने इतिहास से जोड़ता है। एक-एक चीज़ यहाँ की आपको आपके देश के जो आज़ादी का स्ट्रगल है, जो संघर्ष है
उससे आपको जोड़ता है। बहुत सारे दर्शक आए हुए हैं, काफ़ी विज़िटर्स हैं यहाँ पे आज और ये ओपन एरिया है एंट्री के बाद। तो यहाँ पे एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक द्वीप प्रज्वलित है और इसको कहा जाता है कि ये आज़ादी का द्वीप है। ये राइट हैंड साइड पे आप देखिए ये गैलो यहाँ पे गैलोज़ हैं, उनको हम आपको बाद में दिखाएँगे। मेन कैंपस सामने है और इसका थोड़ा-सा डिज़ाइन मैं आपको बता दूँ, ये एक पैनॉप्टिकॉन मॉडल पे बनाई गई है। ये मॉडल थोड़ा-सा 11th सेंचुरी में आया था। इसमें ऐसा होता है कि एक सेंट्रल टावर होता है, उससे फिर 7 विंग्स जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें सेलुलर जेल में भी एक सेंट्रल टावर है, यानी कि वो वॉच टावर है जहाँ पे गार्ड रहता था पहले और उससे 7 विंग्स यानी कि 7 अलग-अलग बिल्डिंग्स निकली हुई हैं, वो 3 स्टोरीड बिल्डिंग्स। तो उसमें ऐसा होता है कि हर बिल्डिंग का जो कैदी रहेंगे, वो उनके जो सामने वाली बिल्डिंग रहेगी, उसका बैक साइड फेस करेंगे वो। यानी कि टोटल आइसोलेशन में रहेंगे, उनको कोई भी आदमी दिखेगा ही नहीं और लगभग एक समय 693 से 698 प्रिजनर्स यहाँ पे रहते थे। तो आप देखिए कि कितनी क्रूर पनिशमेंट देते थे वो लोग, कि आपको मतलब सोशल सोशल होने के नाम पे कुछ नहीं था। लगभग साढ़े 7 फुट बाय साढ़े 14 फुट इस साइज़ के कमरे थे और कमरे थे क्या, कमरे तो हैं अभी भी उसी साइज़ के और उसमें आप फुल्ली आइसोलेशन में है एक हर एक आदमी, उसको कोई नहीं दिखना है, जब तक आप बंद हैं। तो काफ़ी मतलब कड़ी पनिशमेंट थी। ख़ैर आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि ये गे जेल का बीच का एरिया है और मेन गेट से उधर की ओर आप जाएँगे तो आपको फिर जो मैं टावर की तरफ जा रहा हूँ, जो आपको ऊपर एक गुम्बद दिख रहा होगा बिल्डिंग के ऊपर, वो सेंट्रल टावर का हिस्सा है। और ये एक सेक्शन है, आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है, गैलरी ऑफ अंडमान ओल्डन डेज़। ये अंडमान में पुराने समय में जो इमारतें थी, खासकर सरकारी बिल्डिंगें, उनके बारे में है और आपको कई यहाँ पे जानकारियाँ मिल जाएँगी इसके अंदर। आप देखिए इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बंदियों के बारे में जानकारी है, जो प्रिज़नर्स थे हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, उनकी भी जानकारी है। और यहाँ पे मैंने एक गवर्नर हाउस वगैरह की और काफ़ी फ़ोटोज़ हैं आपको पुरानी। तो ये आपको परिचय कराती हैं कि आज जो हमारा अंडमान इतना खूबसूरत है, वो कभी किसी ज़माने में जब काला पानी था तो कैसा था। तो आप आके काफ़ी कुछ आप करीब से महसूस करेंगे। शायद किताबें पढ़ के, किताबों में हम सबने पढ़ा है, लेकिन किताबें पढ़ के आप वो नहीं जानकारी पा सकते हैं, जो आप यहाँ आकर अपनी आँखों से देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग जेल की मेन बिल्डिंग में चलेंगे, जहाँ पे सारे प्रिज़न सेल्स हैं और देखेंगे कि उस समय लोग कैसे रहते थे यहाँ पे या फिर कहें कैदियों को कैसे रखा जाता था। अब तो आपको काफ़ी रोशनी और साफ-सफाई दिख रही है। उस टाइम पे बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही डर्टी एरिया होता था ये। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर और टोटल 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये और मेरे लेफ्ट में देखिए आपको एक कोठरी या कहें प्रिज़न सेल नज़र आ रहा है, जिसको काल कोठरी बोलते थे। तो इसकी विड्थ लगभग 14 फीट और सॉरी विड्थ 7 फीट और लेंथ लगभग 14 फीट थी, बहुत ही छोटी-सी है। लेफ्ट में इसमें एक खाने का एक हिस्सा है जहाँ पे खाना दिया जाता था और पीछे एक रोशनी आने के लिए छोटी-सी जाली है और इसके अलावा इसमें कोई वेंटिलेशन वगैरह की प्रॉपर सुविधा नहीं थी, तो बड़ा ही मुश्किल जीवन रहा होगा और उस समय यहाँ पे बारिश वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी और अब तो फिर भी यहाँ पॉपुलेशन हो गई, उस समय तो बिल्कुल जंगल थे अंडमान में। और यहाँ पे डेली बिज़नेस के लिए भी कोई नहीं व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ आपको इसी काल कोठरी जिसे कहते हैं उसी में करना होता था। मेरे राइट में आपको दिख रहा होगा जेल का जो सेंट्रल एरिया है। अब हम लोग चलते हैं श्री वीर सावरकर जी के सेल में, ये एकदम कॉर्नर में है सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पे वो 1913 में लाए गए थे और 1924 में छूटे थे और इनको हालाँकि शुरुआत में 50 साल का कारावास हुआ था या इम्प्रिज़नमेंट हुआ था, लेकिन बाद में मर्सी पिटीशन देके ये निकल गए थे। बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है इनका। लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों अलग तरीके से बात करता है। नीचे देखिए इनके यूज़ किए हुए बर्तन भी रखे हुए हैं। इनकी इवन बेडिंग भी रखी हुई है और राइट विंग इनको एक हीरो की तरह मानता है, पर लेफ्ट विंग थोड़ा-सा इनको प्रो ब्रिटिशर भी बोलता है। तो बाकी आपकी आपके जो थॉट हैं, आपकी विचारधारा है, उस पे डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे लेते हैं। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट फिगर थे, जो यहाँ पे बंद थे। इनके बड़े भाई भी यहाँ पे बंद थे, इसी जेल में बंदी थे और उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर और अगर ये ना छूटे होते तो शायद ये भी जीवित ना बचते। ये आरएसएस से जुड़े रहे हैं, आप लोग को शायद काफ़ी लोग को मालूम होगा। अब मेरे लेफ्ट में देखिए आपको नीचे जो ग्राउंड दिख रहा है, वहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है,
वो दरअसल जो लाइट एंड साउंड शो होता है, उसका अरेंजमेंट है वो। तो अभी सूरज आसमान में है, जब ये ढल जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, तब फिर यहाँ पे वो चालू करेंगे। तो पहले शो के आपको दर्शक या फिर जिसे स्पेक्टेकल्स कहते हैं, स्पेक्टेटर्स कहते हैं, वो आने चालू हो गए हैं। हमारा बुक नहीं हो पाया बदकिस्मती से, लेकिन वापस आके हम देखेंगे। ये हम दूसरी बिल्डिंग में आए हैं, इसके ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ये कुछ ज़्यादा ही डर्टी लग रहा है मुझे, वो थोड़ा वेल मेंटेन्ड था। ये इसका पेंट वेंट उखड़ा हुआ है। कोठरियों का साइज़ या काल कोठरियों का साइज़ लगभग वही है। यहाँ पे एक ये बेंच टाइप की है, इस पे प्रिजनर्स को बाँध के उनको कोड़े मारे जाते थे। ये जेल का 3D मॉडल है यहाँ पर, पैनॉप्टिकॉन जिसे कहते हैं। बीच में एक बिल्डिंग है जहाँ पे गार्ड होता था और बाकी 7 रेडियल विंग्स हैं। ऐसी ही जेल बिल्कुल बनी हुई है, जैसा ये मॉडल डिस्प्ले में लगाया गया है। ये कनेक्टिंग एरिया है, यहाँ पे बिल्डिंगें आपस में जॉइन होती हैं, ब्रिजेस के थ्रू। मैं भी उसी पर खड़ा हूँ अभी एक। ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे प्रिजनर्स के, प्रिजनर्स या फिर हम कह लें फ्रीडम फाइटर्स के। उनका स्टेट भी लिखा हुआ है, बॉम्बे, पंजाब, कौन-कौन सा है। अब हम लोग आ गए हैं इधर बाहर की ओर। यहाँ पे एक 3D मॉडल्स के थ्रू दिखाया गया है जो यातनाएँ जो सजाएँ दी जाती थी। हाँ, अभी यहाँ पे लोगों की भीड़ है, उसके आगे आपको एक जो ह्यूमन कोल्हू होता था, मतलब जैसे कोल्हू का बैल होता है, यहाँ पे इंसान को पेरते थे कोल्हू के बैल में, कोल्हू के बैल की जगह पे। तो अभी मैं इधर आपको दिखाता हूँ, जो उस समय कैदियों को जो बेड़ियाँ पहनाई जाती थी। ये कई किलो लोहा होता था, अगर आपको कुछ ना करना हो, खाली इतना लोहा पहना दिया जाए तो आप हिल नहीं पाओगे। टॉर्चर करने के लिए यही बहुत था। उसके अलावा ये वो बेंच दिखाई गई जो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ऊपर दिखाई थी, जिस पे बाँध के कोड़े मारते थे। तो ये जल्लाद है और ये प्रिज़नर को दिखाया गया है 3D मॉडल के थ्रू। हाँ, इस मशीन की मैं बात कर रहा था, जो ये ह्यूमन ह्यूमन कोल्हू होता था, इसमें इनको नारियल का तेल निकालना होता था। प्रिज़नर्स को पूरे दिन में तकरीबन 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना होता था, जो कि बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है, लगभग 13-14 किलो आप मान लीजिए। और ना निकालने की स्थिति में कोड़े पड़ते थे। ये हम गैलोज़ आ गए हैं, यानी कि फांसी घर। यहाँ पे कैदियों को या फिर कहें हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी थी। इसके नीचे बोर्ड लगा हुआ है, जब वो खुलता था तो बॉडी उनकी नीचे जाती थी। अभी हम आपको नीचे जाकर भी दिखाएँगे। ये थोड़ा-सा मतलब हार्ट सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आप मतलब इस जगह थोड़ा-सा आप आएँगे तो आपको बहुत इमोशनल फ़ील होगा। इसके राइट में जब आप घूम के जाएँगे तो इधर नीचे की ओर सीढ़ियाँ गई हुई हैं, जो कि आपको वहाँ नीचे ले जाती हैं। ये वही जो जहाँ पे फांसी के रस्सियाँ थी, उनके नीचे का हिस्सा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ऊपर की ओर आप देखेंगे अगर, तो आपको वुडन बोर्ड्स दिखेंगे। ये बोर्ड जब खुलते थे, तो जो डेड बॉडीज़ होती थीं, वो नीचे लटक जाती थीं। फिर यहाँ से उनको रिकवर करके क्रीमेशन या फर्दर प्रोसेस के लिए, फ्यूनरल के लिए ले जाते थे वो लोग। तो यहाँ पे आप आज भी खड़े होंगे तो आपको आपका हार्ट एकदम मेल्ट होगा। खैर हम लोग अब बाहर आ गए हैं, बेंच पर बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आज की शाम का आगे का प्लान क्या किया जाए। हमारे फ्रेंड्स अभी हमारे साथ नहीं आए थे क्योंकि वो टायर्ड थे, तो अब उनका कॉल आया है, वो रेस्ट करके उठ चुके हैं और अब हम लोग कॉन्वेंस को बीच जाने का प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे souvenir शॉपिंग सोच रहे हैं कर लें क्योंकि पता नहीं कब आना हो, कैसा आना हो, तो ऑटो मिल गया है। अब हम लोग निकल चुके हैं कॉन्वेंस कोव की तरफ। 10-15 मिनट का रास्ता भैया ने बताया। हालाँकि मैंने जो रिव्यूज़ देखे हैं गूगल पे या लोगों से जो सुना है तो बहुत मैंने तारीफ़ नहीं सुनी है कॉन्वेंस कोव बीच की। बाकी अब वहाँ चल के देखना पड़ेगा, अब आए हैं इतनी दूर तो क्या है, कैसा है वहाँ पर? यहाँ ऑलमोस्ट सारे रास्ते समंदर किनारे से होके जाते हैं। ये हाईवे मुझे बड़ा पसंद है। आप इसके किनारे चलिए जब ऑटो या पैदल कैसे भी तो आपको जो नीला समंदर दिखता है उसकी फ़िज़ा ही अलग होती है। हम लोग बीच के करीब पहुँचने वाले हैं। टोटल 15 मिनट्स लगा हमें, ज़्यादा नहीं। और भैया ने हमसे ₹200 लिए इसके। ठीक था चार्ज। अभी आ गए हैं बीच पर। सच में कहूँ तो मुझे कुछ ख़ास लगा नहीं। काइंड ऑफ़ डर्टी है बीच और बहुत क्राउडेड है।
मतलब आई वुड प्रेफर कि आप हैवलॉक निकल जाएं, यहाँ कुछ बीच पे एंजॉय करने लायक कुछ है नहीं ऐसा। बाकी हमें भूख बहुत लगाई थी, खाना बहुत ढूंढा आसपास, कुछ खाने का भी नहीं है, कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी नहीं है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि अब मेन मार्केट जाएं, वहीं कुछ खाएंगे पियेंगे। बाकी अब आज का शाम को वाइंड अप करते हैं। अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी हैवलॉक में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।